नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम, जय माता दी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है राजस्थली क्लासेज बीकानेर। तो दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हम बात कर रहे थे अपने रणथंभौर के चौहानों की बात हमने शुरू कर दी थी। तो हमने बात की थी रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन है। पृथ्वीराज तृतीय का जो पुत्र था गोविंदराज चौहान था। उस गोविंदराज चौहान ने 1193 में और कहीं कहीं पे लिखा जाता है 1154 में, तो मतलब तराइन के द्वितीय युद्ध के एक या दूसरे साल उसने जाकर रणथंभौर के किले को विजय किया और जाकर रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक वो बना। ठीक है, तो इसके बाद में हमने बात की जो मेन थे वो अपने जैत्र सिंह, जिन्हें जय सिम्हा भी कहा जाता है, जो हमीरदेव चौहान के पिता थे। उन्होंने 32 वर्षों तक शासन किया और अपने जीवित रहते ही अपने पुत्र हमीरदेव चौहान को शासक बना दिया। और हमीरदेव चौहान ने क्या किया भाई, हमीरदेव चौहान ने अपने पिता के 32 वर्ष का शासन के लिए रणथंभौर के 32 खंभों की छतरी बना दी, जिसे क्या कहा जाता है, न्याय की छतरी भी कहा जाता है। न्याय की छतरी किसने बनाई भाई, रणथंभौर। एक 32 खंभों की छतरी की बात और की थी हमने, वो हमने बात कर ली। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर जगन्नाथ कछावा की है, ठीक है, उसे न्याय की छतरी नहीं कहते हैं। और हमने बात शुरू की थी हमीरदेव चौहान की। तो हमीरदेव चौहान का शासनकाल हमने लिखा था, हमीरदेव चौहान 1282 में शासक बने थे और 1301 तक शासक रहे थे। ठीक है, तो हमीरदेव चौहान रणथंभौर के सबसे प्रसिद्ध और सबसे पराक्रमी शासक थे दोस्तों। इन्होंने क्या है, अपने 1291 के अंदर इन्होंने क्या दिग्विजय नीति अपनाई थी। सभी को क्या है, आसपास के सभी क्षेत्रों को विजय करने की ये नीति थी। इसके अंदर उन्होंने क्या है, भीमरस के अर्जुन को पराजित किया, थार के परमार शासक को पराजित किया इसने, और इसने मेवाड़ के कौन से शासक को पराजित किया बताइए आप, समर सिंह को। किसको पराजित किया दोस्तों, समर सिंह को। ठीक है, और इसका वर्चस्व बढ़ते देखा कि भाई ये तो भीमरस तक पहुंच गया है, इतने बड़े बड़े राजाओं को इसने पराजित कर दिया है। तो उस समय खिलजी वंश का शासक था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने डर के कारण इस पर आक्रमण किया, लेकिन जीत नहीं पाया। और जाते हुए क्या कहा इसने कि मैं मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर ऐसे 100 दुर्गों को न्यौछावर कर दूं। तो यहां तक हमने बात की थी। आज बात करते हैं दोस्तों अपन आगे। जलालुद्दीन खिलजी ने दोस्तों कब आक्रमण किया था रणथंभौर पर, 1291-92 के अंदर। ठीक है ना, दिग्विजय नीति वाले साल के अंदर ही कर दिया था। और वो 6-7 महीने घेरे रखा, तो 1291-92 के अंदर ये बात चलती है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, 1296 तक अपने क्या है, दिल्ली का खिलजी सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी था। लेकिन 1296 के अंदर इस जलालुद्दीन खिलजी का जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, क्या नाम था उसका, अलाउद्दीन खिलजी, ये क्या करता है दोस्तों, ये इसकी हत्या कर देता है जलालुद्दीन खिलजी की, और तख्ता पलट देता है। और दिल्ली का सुल्तान कौन बन जाता है, अब अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या है, बड़ा ही महत्वाकांक्षी शासक था दोस्तों। इसको क्या है, ये खुद को क्या कहता था, सिकंदर सानी, कि मैं क्या हूं, दूसरा सिकंदर हूं। क्या बनूंगा, दूसरा सिकंदर। जिस प्रकार सिकंदर ने विश्व विजय कर ली थी, ठीक उसी प्रकार मैं क्या है, पूरे विश्व को विजय करूंगा। और अपनी उपाधि इसने क्या रखी भाई, सिकंदर ए सानी। पूछते हैं सिकंदर ए सानी उपाधि किसकी है, तो सिकंदर ए सानी किसकी उपाधि दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की। अब इस भाई अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि भाई अपने हमीरदेव चौहान है, बड़ा ही पराक्रमी शासक है और इसका वर्चस्व भारत के अंदर बढ़ रहा है, तो इसको पराजित करना भी जरूरी था। और पराजित करने के लिए क्या है, ये अलग अलग जगहों पर पूरे भारत के अंदर इसने दक्षिण भारत को विजय करने वाला भी पहला मुस्लिम शासक कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी था। तो ये क्या है, किसी भी राज्य को जब हम लड़ते हैं, लूटने जाते हैं, तो हमें क्या है, धन की आवश्यकता होती है। तो इसने भाई सोमनाथ पर एक बार आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर है गुजरात का, क्या वहां पर भाई बहुत धन है, और सोमनाथ पर इसने आक्रमण करने के लिए भेजा। आपके 1298 के अंदर इसने क्या है, 1298 के अंदर इसने अपने भाई उलुग खां, देखो ये थोड़ी कहानी है, समझनी पड़ेगी, सारी बात हम लिख लेंगे, आप
ध्यान रखो, ये आपको सब चीज़ें पता हो जानी चाहिए कि किस कारण क्या हुआ। बाद में आपको याद करने की तो दोस्तों कोई ज़रूरत ही नहीं है, अपना आप ही हो जाएंगे याद। तो इसने अपने भाई उलुग खां और एक इसका सेनापति था नुसरत खां, इन दोनों के क्या है नेतृत्व के अंदर सोमनाथ अभियान भेजा। कहा भाई गुजरात अभियान भेज दिया। सोमनाथ मंदिर का है गुजरात के अंदर, वहां अभियान भेज दिया। और साथ में ही है ना, इसके साथ में कुछ मंगोल सेनापति और भेजे साथ में। मंगोल सेनापति कौन थे भाई? मोहम्मद शाह एक तो ये था, एक था के ब्रहु, एक था बारक। ठीक है, इन तीनों को भी साथ में भेजा। अब दोस्तों होता क्या है, ये जाते हैं सोमनाथ को लूट लेते हैं। सोमनाथ से उनको बहुत धन मिलता है और शिव जी की जो अपने शिवलिंग थी उसको तोड़ कर लेकर आते हैं साथ में। तो ये जो सारा ये काम करते हैं, इन तीनों को क्या है आते समय ये क्या करते हैं, ये मंगोल थे और इन्होंने क्या किया, सारा धन लूट कर सेना से निकल गए, सारा धन लूट कर दौड़ गए। लेकिन इन्होंने बड़ी सेना ने पीछा किया तो इनको शरण लेनी पड़ी कहीं पे। तो ये जाकर रणथंभौर के चौहान शासक अपने हमीरदेव चौहान की शरण में जाते हैं। हमीरदेव चौहान के पांव पकड़ लेते हैं, भाई आप हमारी रक्षा करो। हमने सुना है हमीरदेव चौहान तो शरणागतों की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, तो आज उस बात को सिद्ध करो हमीरदेव चौहान, और हम आपकी शरण के अंदर है, या तो आप हमें मार दो या हमारी आप रक्षा करो। तो भाई इस प्रकार से बातें कही तो हमीरदेव चौहान तो भावुक हो गए। हमीरदेव चौहान ने कहा कि आप हमारी शरण में रहो, जब तक हम जिंदा हैं तब तक आप पे कोई आंच भी हम आने नहीं देंगे। तो भाई दोस्तों बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा, उलुग खां और नुसरत खां को कहा कि वो मोहम्मद शाह जिसके पास भी शरण ली है उसको जाकर पैगाम दो कि अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर सानी के दुश्मन है, इनको शरण देना यानी दिल्ली की सल्तनत से दुश्मनी मोल लेना है। तो ये जाते हैं और रणथंभौर पर आक्रमण करते हैं, लेकिन इनको हमीरदेव चौहान बुरी तरीके से पराजित कर देता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो पहले इतनी बात लिख लेते हैं, हम आगे बात करेंगे क्या हुआ है। लिखो आप 1299 में नुसरत खां व उलुग खां के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर अभियान भेजा। कारण पूछ ले भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों भेजा, तो मंगोल मोहम्मद शाह बारक और केब्रहू को शरण देने के कारण। भाई ये वहाँ का सोना वोना लूट कर आए और सोना बीच में ही लेकर हमीरदेव चौहान के पास शरण ले ली। तो इस कारण क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया, आक्रमण करने के लिए भेज दिया। तो भाई इस आक्रमण के अंदर क्या होता है, आक्रमण के अंदर ये नुसरत खां है, इसकी तो हो जाती है मृत्यु। और हमीरदेव चौहान ने इतना पराक्रमी, मतलब इतना इनकी हमीरदेव चौहान की सेना ने इतना विध्वंसक युद्ध किया था कि ये तो मर जाता और ये किसी प्रकार से अपनी जान बचाने में सफल रहता है और जाकर अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच जाता है। तो लिख लेना, इस युद्ध में नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है वह उलुग खां भाई अलाउद्दीन खिलजी का भाई था। उलुग खां अलाउद्दीन के पास जाता है। अब एक इसका कारण क्या है, मोहम्मद शाह ये ऐसे लेकर भागा क्यों? मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन खिलजी की भी क्या दोस्तों बनती नहीं थी। कारण क्या था, कारण अलाउद्दीन खिलजी ने एक मराठा बेगम थी उसकी, जिसका नाम था चिमना बेगम। अलाउद्दीन खिलजी की क्या है,
अलाउद्दीन की मराठा बेगम कौन थी? चिमना। चिमना। अब ये जो चिमना थी ना, चिमना और इस मोहम्मद शाह का दोस्तों ये दोनों क्या एक दूसरे को करते थे पसंद। तो इन दोनों का क्या लफड़ा चल रहा, मोहम्मद शाह इसको पसंद करे, चिमना बेगम इसको पसंद करे। इस बात का भाई अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी करे भी क्या, खुद का सिक्का खोटा तो दूसरों को क्या कहे। तो इस प्रकार क्या बनती तो इनकी ऐसे ही नहीं थी। इसने क्या किया भाई, मोहम्मद शाह ने सोचा इतना सारा धन लेकर अपन भागेंगे और अपना खुद का राज्य स्थापित कर लेंगे, चिमना बेगम आ जाएगी अपने पास। तो सिस्टम तो इनका ये एक तरीके से ये और था कि इन दोनों की बनती नहीं थी, इसलिए भागे लेकर। तो ये तो चलो ऐसे ही बात है, थोड़ी बता दी आपको। तो आप ये ध्यान रखना, इस प्रथम जो आक्रमण होता है दोस्तों रणथंभौर पर, तो उसके अंदर इस नुसरत खां की तो क्या है, पूरी कसरत निकल जाती है, इसकी तो मृत्यु हो जाती है। उल्लुक खां अपने भाई के पास किसी प्रकार से भाग भुगा कर जाता है और कहता है इस प्रकार की हालत है, अमीर देव चौहान ने तो हमें बुरी तरीके से पराजित कर दिया। अब भाई अलाउद्दीन खिलजी खुद लेकर जाता है सेना के, ऐसे हमारी सेना को पराजित कर दिए, चलो उल्लुक खां। और बाद में अलाउद्दीन खिलजी वापस जाते हैं बड़ी सेना लेकर। इस बार रणथंभौर पर आक्रमण होता है दोस्तों। होता क्या है कि ये भाई अपने रणथंभौर किला हो गया, ठीक है। इस रणथंभौर किले को जीतने के लिए पहले मैंने आपको बताया था कौन सा किला जीतना जरूरी है, जाइन या छाण का दो, छाण सवाई माधोपुर के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर आता है और इसको क्या है, विजय कर लेता है, ठीक है। इसको विजय करना तो जरूरी, इसको जीत लिया। बाद में रणथंभौर के किले को पूरा घेरा लगा लेता है। पूरे दोस्तों 6 महीने तक ये क्या है, घेरा लगे रहता है। लेकिन रणथंभौर किले की इतनी बढ़िया, इसकी स्मारक इतना अच्छा, इसके दीवारें इतनी, इसका सुरक्षा प्रकोटा इतना अच्छा था कि ये बाहर से इस किले का कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। 6 महीने हो जाते हैं और इतने लंबे समय होने के कारण क्या दोस्तों, इतने लंबे समय खड़े रहते हैं बाहर, तो एक तो मौसम बदलते रहते हैं, सेनाओं पर कभी बारिश होती है, कभी गर्मी, कभी ठंड, तो हमें 1000 प्रकार की चीज़ों का बाहर सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये तो किले के अंदर अपने घर में बैठे हैं। अब सर्दी में, बरसात में अगर हम अपने घर में बैठे हैं तो अपने क्या प्रॉब्लम है, लेकिन बाहर इतनी बड़ी सेना की व्यवस्था और एक जगह पर रहते हैं, बीमारियां भी फैल जाती है, 1000 प्रकार की क्या है दोस्तों विपत्ता अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर आने लग गई। तो अलाउद्दीन खिलजी अब ज्यादा समय रुक नहीं सके। अलाउद्दीन खिलजी ने जब बल से काम नहीं चला तो इसने क्या, छल का प्रयोग किया। इसने देखा अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने सफेद झंडा लेकर अपने एक सेनापति को भेज दिया कि अमीर देव चौहान को कहो कि हम आपकी वीरता से बड़े प्रभावित हुए हैं और हमने सोचा ऐसा वैसा ही शासक होगा, लेकिन आप तो बड़े ही पराक्रमी शासक हो। और एक जो होशियार शासक होता है वो कभी भी एक बलशाली शासक का दुश्मन नहीं बनना चाहता। आप हमारे दोस्त हो और हम आपसे संधि करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये गया अमीर देव चौहान, इनकी बातों में आ गया। अमीर देव चौहान ने कहा चलो भाई, अपने ये संधि करना चाहते हैं तो अपने को तो क्या करना है, लड़ाई करना है, अपने तो लड़ाई करनी नहीं थी। तो ये क्या है, अमीर देव चौहान के सेनापति थे दोस्तों, एक तो था रणमल, एक था रतिपाल। तो आपके अमीर देव चौहान है ना, इन रणमल और रतिपाल को कहता है कि रणमल रतिपाल सेनापति महोदय, आप जाओ और मेरी तरफ से जाकर संधि वार्ता करो। संधि में जो भी शर्तें हैं, अपने तो आपको बताई भी है इस प्रकार की शर्तें, और अलाउद्दीन खिलजी क्या कहना चाहता है, क्या उसकी शर्तें हैं, जाकर आप मेरी तरफ से क्या है, जाकर संधि करो। तो ये रतिपाल और रणमल है, ये जाकर अलाउद्दीन खिलजी के सामने जाते हैं। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों छली आदमी, इसने क्या कह दिया, इसने कहा रणमल रतिपाल आप तो बस दुर्ग के दरवाजे खोल दो, हम दुर्ग को जीत लेंगे और जीतने के बाद में क्या है, आपको ये दुर्ग दे देंगे। रणथंभौर के अब राजा आप दोनों ही होंगे। तो इन दोनों की दोस्ती क्या है, नीति हो जाती है खराब। इन्होंने कहा चलो ऐसा है तो हम बिक जाते हैं, और ये क्या है, लालच के अंदर आकर बिक जाते हैं और जाकर रणथंभौर के किले के अंदर दोस्तों जो तालाब है, पानी का तालाब, उसके अंदर दोस्तों जाकर गोरक्त, गाय का रक्त मिला देते हैं। तो अब वो पानी हमारे धर्म के अनुसार हम गो का कुछ भी कर नहीं सकते, तो अभी गो रक्त के कारण पानी दूषित हो गया और हमारे धर्म के अनुसार ऐसा पानी हम पी नहीं सकते। तो रणथंभौर किले के अंदर सभी बूंद बूंद के लिए तरसने लग गए। और जो बड़े भंडार थे,
जो अन्न धन के भंडार कहते हैं ना, अन्न के स्टोरेज रखते हैं अपने, तो जो बर्तन थे अन्न के, दो बर्तन थे, एक था जोरा एक था भोरा। बर्तनों के नाम है दोस्तों, बड़े बर्तन थे जिसके अंदर अन्न अपने इकट्ठा करके रखते थे। इनके अंदर क्या है, इस अन्न के अंदर गायों की हड्डियां मिला दी इन्होंने, रणमल और रतिपाल ने। अब ना पीने के लिए पानी, ना खाने के लिए भोजन, तो अब मरता क्या नहीं करता, मरते ने सभी ने क्या किया कि अब तो युद्ध के अलावा कोई अपने पास रास्ता है नहीं। गढ़ के दरवाजे खोल दिए गए और भयंकर युद्ध किया गया, लेकिन अपने कम सैनिक होने के कारण और सामने पूरी इतनी बड़ी दिल्ली की फौज थी, उस कारण योद्धाओं ने पराक्रम दिखाया, बड़ा अच्छा युद्ध किया। लेकिन अंत के अंदर हम कहते हैं हम किसी से नहीं हारे, लेकिन हम अपने घर के भेदियों से हार गए दोस्तों। इन भेदियों के कारण इस युद्ध के अंदर हमें क्या करना पड़ा, पराजय का सामना करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये बात आपको समझ में आ गई, लिखो देखें। अलाउद्दीन खिलजी अब स्वयं सेना लेकर रणथंभोर पर आक्रमण करता है, परंतु कोई सफलता न मिलने पर संधि का प्रस्ताव रखता है। वह हमीर के सेनापति रणमल व रतिपाल को अपनी ओर मिला लेता है। ये रणमल रतिपाल क्या करते हैं दोस्तों, ये रणमल रतिपाल क्या करते हैं, रणमल व रतिपाल तालाब में गोरक्त व जोरा भोरा अन्न भंडार को, आप लिख लेना, वहां पर जगह नहीं है तो आप लिख लेना, रणमल व रतिपाल तालाब में गोरक्त तालाब को गोरक्त व जोरा भोरा अन्न भंडार को गौ की हड्डियों से दूषित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गौ की हड्डियों से दूषित कर देते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि इस किले के अंदर पानी के लिए और अन्न के लिए इतना हाहाकार मच गया कि कोई दो दाने सोने की जगह, दो दाने सोने के उधार के अंदर एक चावल का दाना देने के लिए कोई तैयार नहीं था। इतनी भयंकर भूखमरी हो गई थी किले के अंदर कि अभी हमीरदेव चौहान को किले से बाहर निकलकर युद्ध करने के अलावा कोई उनके पास क्या है, उपाय रहा नहीं। ठीक है, तो रणमल रतिपाल तो इस प्रकार का काम कर देते हैं। अब आपके क्या होता है, रणथंभोर का शाखा, रणथंभोर का शाखा, ये कब हुआ आपके 11 जुलाई 1301। ये क्या है दोस्तों, राजस्थान का प्रथम शाखा है। ठीक है ना, यह राजस्थान का प्रथम शाखा है। किस किस के बीच में हुआ था, आपके हमीर देव चौहान वर्सेस आपके अलाउद्दीन। अब दोस्तों क्या है, अपने अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के अंदर अपने 5 शाखे करवाए थे, जो लिस्ट मैंने लिखाई है आपको पिछले वीडियो के अंदर। तो दोस्तों उसमें क्या है, आपको सभी की स्टोरी एक जैसे लगेगी। जैसे अभी आपने पद्मावत फिल्म देखी होगी, उसके अंदर भी आपके क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी, राघव चेतन की मदद से जीत लेता है। ठीक है, ऐसे ही आप पढ़ोगे कि कानड़देव चौहान के अंदर जालोर में भी, ऐसे ही आप पढ़ोगे कि इसने
बाड़मेर, सिवाना बाड़मेर वाले को भी इसी प्रकार जीत लिया। तो इसने क्या है, हर बार छल का प्रयोग करके अपने किसी न किसी अपने भेदी का पता लगाकर उससे सारे किले के खुफिया जो भी अपने खुफिया दरवाजे हैं या उनके साथ मिलकर क्या है, अपने साथ अपने को इस प्रकार से छल कर कर किसी न किसी प्रकार से हर बार छल से इसने राजस्थान के अंदर 5 शाखे करवा दी है। ठीक है दोस्तों, तो ये राजस्थान का पहला जो शाखा है वो तो 11 जुलाई 1301 के अंदर हुआ है, रणथंभौर का है, हमीरदेव चौहान व अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। ठीक है, तो हमीर देव चौहान की पत्नी रंगा देवी व बेटी पद्मला जल जोहर करती है। तो हमीरदेव चौहान इस युद्ध के अंदर क्या है, वीर गति को प्राप्त करते हैं और उनकी जो पत्नी है रंगा देवी वो बेटी आपके पद्मला वो क्या जल जोहर करती है। और जिस तालाब के अंदर पद्मना ने जल जोहर किया था आज उसी को ही पद्मला तालाब कहते हैं। पद्मला तालाब आपको पूछ ले कहाँ है, किस किले के अंदर है, तो रणथंभौर के अंदर आपके ये है। ठीक है ना, ध्यान रख लेना इस बात को। तो ये जो युद्ध हो जाता है, इस युद्ध के अंदर अपनी हार हो जाती है, आपके हमीरदेव चौहान जी की हो जाती है हार, और यहाँ पर क्या हो जाता है, राजस्थान का पहला शाखा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये युद्ध जीतकर हमीरदेव चौहान हार जाते हैं इसके अंदर, और अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध को जीतकर अपने भाई उलुग खान को क्या रणथंभौर का गवर्नर नियुक्त कर देता है। अलाउद्दीन उलुग खां को रणथंभौर का गवर्नर करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के बड़े ही अपने पराक्रमी शासक थे जो शरणागत की रक्षा करते थे, अपने हमीरदेव चौहान, जिन्होंने अपने पूरे राज्य का बलिदान दे दिया। किसके लिए, एक शरण में आए हुए व्यक्तियों के लिए। मोहम्मद शाह को जो वचन दिया था, उन्होंने कहा था जब तक हम जिंदा है आपके कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, तो उस वचन को निभाया हमीरदेव चौहान ने और खुद का क्या है सर्वोच्च बलिदान दे दिया। लेकिन अपने जीते जी मोहम्मद शाह पर बिल्कुल भी कुछ संकट आने नहीं दिया। ठीक है, तो अब होता क्या है दोस्तों, इस युद्ध के बाद में आपके अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी है वो आपके मोहम्मद शाह को तो क्या कर देता है, एक पुरानी प्रसिद्ध सजा थी, हाथियों के पैर के नीचे कुचलवा देते थे, तो इसको तो मोहम्मद शाह को तो क्या है हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया। और जो सेनापति थे ना रणमल रतिपाल, उन रणमल रतिपाल ने युद्ध जीतने के बाद में कहा तो अलाउद्दीन खिलजी हमने आपकी बहुत मदद की है, अब तो हमें यहाँ का राजा बना दो। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि तुम कोई राजा बनोगे नहीं, उलुग खां को बनाएंगे यहाँ का गवर्नर। तो उन्होंने कहा हम क्या करेंगे कि तुम मरोगे कुत्ते की मौत। जो अपने देश का नहीं हुआ, जो अपने राज्य का नहीं हुआ, अपनी मातृभूमि का नहीं हुआ, वो हमारा क्या होगा भाई। तो रणमल और रतिपाल को क्या है वो मरवा देता है। रणमल रतिपाल को क्या देता है, मृत्यु दंड देता है, मृत्यु दंड। तो दोस्तों इतिहास के अंदर आप जब पढ़ोगे तो हमें मेन गलती हमारी यही लगेगी कि तुर्क शासकों की क्या एक विशेषता क्या थी, वो कभी भी गद्दारों का या जिनको ऐसे लगता था ये हमारे साथ विश्वासघात कर सकता है, बिल्कुल भी वो चांस नहीं लेते थे और उनको क्या है मृत्यु दंड दे देते थे। लेकिन अपने राजा अधिक दयावान होने के कारण, अधिक धर्म पालन करने के कारण क्या है इन प्रकार के घर के भेदियों को भी क्षमा कर देते। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 16 बार क्षमा किया था। ठीक है, तो यही गलती हमारे पर भारी पड़ गई। और लेकिन ये ऐसी गलती नहीं करते थे भाई, ये क्या है, ये इस मामले में अंदर हमसे अच्छे थे। जो सही है वो तो हमें मानना पड़ेगा दोस्तों। तो इन्होंने क्या है, अभी इनको क्या है मृत्युदंड देना ही वाजिब था और इनको मृत्युदंड इसने दे दिया। और अलाउद्दीन खिलजी ने कितनी सही बात कही है कि जो अपने मातृभूमि का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। तो इस प्रकार क्या है, अपने हमीरदेव चौहान को धोखा देने वाले ये रणमल रतिपाल की भी मृत्यु हो गई, लेकिन अपना रणथंभौर किला क्या है इनके अधीन हो जाता है। ठीक है,
तो इसीलिए दोस्तों जो शरणागत की रक्षा करते हुए इतिहास में हठी शासक किसी को कहा जाता है, तो आपको पूछ ले इतिहास के हठी शासक, इतिहास का प्रसिद्ध शासक जो अपने हट के लिए जाना जाता है, तो कौन थे वो भाई? हमीर। हट मतलब जिद। कहा? सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल और हमीर हट चढ़े न दूजी बार। क्या गाय? सिंह सवन, सिंह अपने पुत्र को एक ही बार जन्म देता है। सिंह सवन सतपुरुष वचन, और सतपुरुष के वचन एक बार जो कह दिया उसमें कोई फर्क नहीं होता है। सतपुरुष वचन। कदली, कदली हम किसको कहते हैं दोस्तों? कदली कहते हैं केले को। संस्कृत के अंदर क्या कहा जाता है? केले को कदली। कदली फलत एक बार, केले को वृक्ष पर केला सिर्फ एक बार ही लगते हैं। और तिरिया तेल, अगर लड़की पर जो रस्म होती है ना विवाह के अंदर, जब तेल चढ़ाने की जो रस्म होती है, अगर तेल एक बार चढ़ गया तो बाद में उसका विवाह एक बार ही होता है और विवाह होकर ही रहता है। तो सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल और हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। ये जितनी भी चीजें हैं, सिंह सवन सतपुरुष के वचन, केले के पेड़ पर एक बार केले का फल रखता है, एक बार तेल चढ़ने पर वापस कभी विवाह रोका नहीं जाता। उसी प्रकार इन सब चीजों के जैसे ये सब चीजें एक बार होती है, ठीक उसी प्रकार हमीर हट ने जो एक बार निर्णय ले लिया वो कभी परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो ये पूछा गया देखो कि सिंह सवन सतपुरुष वचन ये किसके लिए कहा गया है, तो ये क्वेश्चन आ रखा है। ये बातें किसके लिए कर गई है दोस्तों? हमीर हट के लिए। ठीक है, तो आप ये लिख लेना, और वैसे आपको थंबनेल पर भी नजर आ जाएगा ये लाइन, आप लिख लेना, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल और हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। तो ये किसके लिए कहा गया? रणथंभौर के प्रसिद्ध शासक के लिए ये बात कही गई है। तो अपने दोस्तों हमीरदेव चौहान के बारे में कौन कौन सी पुस्तकों के अंदर हमें जानकारी मिलती है, तो वो हम लिख लेते हैं। एक साइड तो आप लिख लो लेखक, और एक साइड आप लिख लो पुस्तक। तो एक तो पुस्तक है दोस्तों आपके हमीर महाकाव्य, महाकाव्य। तो महाकाव्य को पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए दोस्तों? महाकाव्य को पढ़ने के लिए हमें चाहिए नयन। नयन मतलब आंख, नयन चंद्र सूरी। महाकाव्य को पढ़ने के लिए क्या चाहिए? नयन चाहिए। ठीक है, तो हमीर महाकाव्य ये पुस्तक है, ये लेखक है। उल्टा लिख लिया ना, चलो सही कर लेना आप। हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य क्या है? पुस्तक है। और इसके लेखक कौन है दोस्तों? नयन चंद्र सूरी। एक पुस्तक आपके आती है हमीर रासो, हमीर रासो, जो किसने लिखी है? जोधराज ने, जोधराज। मेन तो जोधराज ही करना है, लेकिन ऑप्शन में ना हो तो ये हो तो शार गंधर भी सही है। ठीक है ना, मेन तो जोधराज है। हमीर रासो, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, देखो सब उनके नाम से एक है। हमीर हट, हमीर हट हटी थे, ये आपके लिखिए चंद्रशेखर। ठीक है, तो हटी तो भाई अपने चंद्रशेखर आजाद भी हटी थे। चंद्रशेखर आजाद भी हमेशा क्या है, जीते जी कभी अंग्रेजों के कब्जे के अंदर नहीं आए थे, और मरते दम तक क्या है, आजाद ही रहे थे। बड़े हट्टी थे वो भी, हमीरदेव चौहान की तरह क्या थे, देश की आज़ादी के लिए हट्टी थे, जिद्दी थे कि भाई देश को तो आज़ादी दिला कर ही रहेंगे। तो हट चंद्रशेखर का भी था। एक है आपके हमीर, एक आप पुस्तक और लिख लेना हमीर के बारे में, हमीर राजड़ा। किसकी पुस्तक है? राजरूपक की। सभी देखो हमीर नाम सही है, ठीक है ना। हमीर राजड़ा, ये किसकी है? राजरूप की है। ठीक है, तो ये तो दोस्तों हो गए अपने रणथंभौर के चौहान। हम रणथंभौर के चौहान के जो अंतिम शासक थे ना, ये अपने हमीरदेव चौहान ही थे। ठीक है, तो रणथंभौर चौहानों का अंतिम शासक लिख लीजिए, रणथंभौर के चौहानों का
का अंतिम शासक कौन था भाई? आपके हमीरदेव चौहान थे। ठीक है, हमीरदेव चौहान थे। इस हमीर महाकाव्य जो लिखी हुई है ना नयन चंद्र सूरी की, हमीर महाकाव्य, तो इस हमीर महाकाव्य के अंदर दोस्तों क्या आपके नयन चंद्र सूरी ने क्या कहा है कि ये युद्ध है ना, ये जो युद्ध है ये अपने क्या है, हमीरदेव चौहान ने जीता था। स्टोरी अभी हम आप कभी रणथंभौर किले के अंदर जाओ और वहाँ का अगर आप जाओ तो हम वहाँ पर गाइड खड़े रहते हैं जो हमें गाइड करते हैं भाई इस दुर्ग की क्या अपने हिस्ट्री है, क्या इसका वैभव है, इसके क्या इतिहास है। तो जब आप उन गाइड से भी जो स्टोरी हम सुनने को मिलती है तो वो हमें ये मिलती है दोस्तों कि हुआ क्या कि आपके रणमल रतिपाल अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिल जाते हैं, लेकिन मिलकर संधि करते हैं तो वो क्या है वापस अपने क्या है रणथंभौर किले के अंदर आ जाते हैं ना। रणथंभौर किले के अंदर वापस क्या है रणमल और रतिपाल आते हैं और छुपके से क्या करते हैं जोरा और भोरा और अपने उस तालाबों के अंदर गोरक्त हड्डियां मिला देते हैं और किले के अंदर इस प्रकार भूखमरी होती है तो सारे क्या है चौहान निकल जाते हैं बाहर युद्ध करने के लिए। तो इस मैदान के अंदर ये युद्ध करते हैं और युद्ध के अंदर दोस्तों क्या है हमीरदेव चौहान और अपनी रणथंभौर की सेना ने इतना अदम्य साहस दिखाया है कि ये जो तुर्क सेना थी अलाउद्दीन खिलजी की ये क्या है दोस्तों हारने लग गई। ठीक है, और अंत के अंदर हम ये युद्ध जीत जाते हैं, लेकिन इसी समय युद्ध हमें जीतते देख अलाउद्दीन खिलजी रणमल रतिपाल को कहता है कुछ करो तुम। तो रणमल और रतिपाल पहले होता क्या था दोस्तों, जोहर जब करते थे ना, जोहर ये शाखा के अंदर पुरुष केसरिया करते थे, महिला जोहर करती थी। तो क्या है महिलाएं ना वेट करती थी, क्या करती थी इंतजार करती थी और राजा जब निकलते थे ना तब कहते थे भाई आप जब हम आपको ऐसी सूचना मिले कि राजा जी है जो युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हो गए हैं और हमारी सेना हार चुकी है तब आपको जोहर करना है, ऐसे नहीं कि जब हम निकले हाथों हाथ जोहर कर ले। ठीक है, तो ऐसी नहीं होती थी। तो होता क्या था, तो शाखा तो उसी समय होता था जब दोस्तों 1% भी चांस हमारे पास नहीं है जीतने के, तब शाखे का निर्णय लिया जाता था। तो महिला ये समझती थी कि हम अभी जोहर तो करना ही है, लेकिन वो लास्ट आदेश के लिए ताकि कोई भाई हम युद्ध हारते हो और मान लो राजा जी की मृत्यु हो गई है और हमारी सेना हार गई है तो कोई ना कोई सैनिक है जो युद्ध के मैदान से आकर इनको इन्फॉर्मेशन दे देता था कि भाई अभी आप जोहर कर लो, हम पूरी तरीके से पराजित हो गए हैं। लेकिन ये युद्ध हम जीत जाते हैं और रणमल रतिपाल क्या करते हैं दोस्तों, रणमल और रतिपाल आपके लाल झंडा लेकर क्या है आपके किले की तरफ बढ़ने लगते। लाल झंडे का मतलब क्या होता था कि आपके दुश्मन सेना जीत गई है और दुश्मन सेना किले के अंदर आ रही है। तो इस लाल झंडे को रणमल और रतिपाल को देखा भाई अपने ही सेनापति है लाल झंडे लेकर आ रहे हैं, तो महिलाओं ने समझ लिया कि राजा जी अपनी सेना हार गई है, अभी अपने फटाफट जोहर करो। लेकिन इन दोनों को देख कर क्या है हमीरदेव चौहान जाते हैं, भाई इन्होंने तो धोखा दे दिया हमको। हमीरदेव चौहान देख लेते हैं भाई हम जीत गए तो भी लाल झंडे क्यों फहरा रहे हैं और दुर्ग की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो हमीरदेव चौहान को सारी बात समझ में आ जाती है कि इस प्रकार इन्होंने तो संधि कर ली है और अपने देश के खिलाफ धोखा दे दिया है। हमीरदेव चौहान जाते हैं रानियों को बचाने के लिए। ठीक है, और वहां पर जो मेन बड़ी दीवार थी ना उस पर आज भी दोस्तों वहां एक घोड़े के पद चिन्ह अभी भी लगा हुआ है। जब गाइड वहां पर बताते हैं कि हमीरदेव चौहान का जो घोड़ा है इस दीवार के ऊपर चढ़कर सीधा अंदर चला गया था, लेकिन तब तक बहुत लेट हो गई थी, महिलाओं ने जोहर कर लिया था और इनकी बेटी है और इनकी पत्नी थी वो जल जोहर कर ली थी। ठीक है, तो बाद में हमीरदेव चौहान भी क्या करते हैं वहां पर जो शिवजी के भगत थे ये शिवजी के मंदिर के अंदर जाकर शिवजी को अपना क्या है शीश अर्पण कर देते हैं। शिवजी को क्या है अपना शीश काट कर दे देते हैं। ठीक है, तो ये कहानी हमें कहाँ मिलती है भाई, हमीर महाकाव्य के अंदर। अभी जो मैंने कहानी बताई है ये हमें हमीर महाकाव्य के अंदर नयन चंद्र सूरी द्वारा बताई जाती है ये कहानी। ठीक है, तो इस कहानी को भी थोड़ा ध्यान में रख लेना भाई, नयन चंद्र सूरी ने कहा है। तो राजस्थान का पहला जल जोहर वो बात लिख लेना, राजस्थान का पहला जल जोहर पहला और अंतिम ही माना जाता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन आप पहला का ध्यान रखना, अपने कहा है रणथंभौर के अंदर, रणथंभौर
भौर के अंदर हुआ है। किसने किया? रंगा देवी और उसकी बेटी पद्मला ने किया है, ठीक है ना। तो हमीर ने सर काट शिवजी को अर्पित किया। ये हमें कहाँ किस में मिलती है भाई कहानी? ये हमीर महाकाव्य के अंदर मिलती है, हमीर महाकाव्य के अंदर हमें ये जानकारी मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो अपने रणथंभौर के चौहानों के अंतिम शासक अपने हमीरदेव चौहान थे, और इस प्रकार ये अंतिम शासक थे। इसके बाद में क्या है, चौहानों की शाखा खत्म हो जाती है। तो हमने दोस्तों सांबर के चौहान कर लिए, जो अजमेर के चौहान थे, हमने कर लिए रणथंभौर के चौहान, और आज हम शुरू कर देते अगले एक और चौहानों की प्रसिद्ध शाखा है अपने राजस्थान के अंदर, जिनको कहा जाता है जालोर, जालोर के चौहान, जालोर के चौहान, ठीक है। तो जालोर के जो चौहान थे दोस्तों, जालोर के चौहानों का संस्थापक आपके कौन है? आपको पूछ ले, संस्थापक इंपॉर्टेंट है भाई, संस्थापक कीर्तिपाल चौहान। यहां दोस्तों चौहानों के अंदर भी शाखा है, जैसे चौहान हाड़ा चौहान भी है, ठीक है, हमने बात की। अब ये देखो, ये कौन से चौहान है? ये सोनगरा चौहान, सोनगरा चौहान, ठीक है ना। तो कीर्तिपाल चौहान ने 1181 के अंदर स्थापना की है। जालोर के सोनगरा चौहानों के संस्थापक है कीर्तिपाल चौहान। इन्होंने क्या है, कीर्ति फैला दी। क्या फैला दी? जालोर के सोनगराओं की क्या है, कीर्ति फैला दी। कब? 1181 के अंदर। तो संस्थापक ये हैं दोस्तों। और इस चीज की हमें जानकारी कहाँ मिलती है भाई, कि ये संस्थापक जालोर के सोनगरा चौहानों के संस्थापक कीर्तिपाल चौहान है। 1181 के अंदर इन्होंने जालोर में सोनगरा चौहानों की क्या है, आपके संस्थापक बने। ये जानकारी हमें मिलती है मकराना शिलालेख में, ये हमें जानकारी मिलती है। ये जानकारी कहाँ मिलती है भाई? मकराना शिलालेख के अंदर, ठीक है। तो ये तो संस्थापक की तो इतनी बात करनी है। जैसे रणथंभौर के अपने चौहानों के अंदर दोस्तों सबसे ज्यादा एक ही शासक की हमें बात करनी थी, अपने हमीरदेव चौहान, वैसे ही अपने जालोर के जो सोनगरा चौहान थे उसके अंदर सबसे पराक्रमी जो शासक थे वो थे अपने कान्हड़देव चौहान। तो हमें जालोर में भी सिर्फ कान्हड़देव चौहान की बात करनी है। इनके समय भी अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है, अपने शाखा हुआ था। यहाँ भी अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा दोस्तों, ठीक है। तो अपने पहले लिख लीजिए, मेन शासक कान्हड़देव सोनगरा, कान्हड़देव सोनगरा। तो कान्हड़देव सोनगरा जो है दोस्तों, पहले आप लिख लीजिए। कुलदेवी कौन है, आपको पूछ ले, कुलदेवी जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी कौन है भाई? आशापुरा माता, आशापुरा माता, ठीक है। आशापुरा माता का मंदिर जालोर के अंदर कहाँ है? महोदरा कहाँ है? जालोर के अंदर। महोदरा क्या है दोस्तों? जालोर के अंदर है, ठीक है। लेकिन आशापुरा माता का मंदिर और भी है दोस्तों राजस्थान के अंदर। भाई आपको पूछ ले, जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी कौन है? आशापुरा माता। उनका मंदिर कहाँ पर है? तो महोदरा जालोर के अंदर है। लेकिन जब आशापुरा माता की बात चल रही है तो आपको लिखा देता हूं, आशापुरा माता के मंदिर और भी है, प्रसिद्ध मंदिर है। एक आशापुरा माता का मंदिर है पाली के अंदर। पाली में एक स्थान है दोस्तों नाडोल, जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है। तो एक तो नाडोल पाली के अंदर, एक दोस्तों आशापुरा माता का मंदिर है पोखरण के अंदर। ये जो पोखरण की आशापुरा माता है ना, ये बिस्सा ब्राह्मणों की कुलदेवी है। बिस्सा ब्राह्मण होते हैं, उनकी क्या है दोस्तों? कुलदेवी है। और ये जो बिस्सा ब्राह्मण होते हैं दोस्तों, ये क्या है? मेहंदी नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते? मेहंदी नहीं लगाते, मेहंदी नहीं लगाते। और मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? राजस्थान के अंदर सोजत की। मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत कहाँ है? पाली के अंदर। अभी कटरीना कैफ का भी भाई साहब, कटरीना कैफ का विवाह हुआ तो कटरीना कैफ ने कौन सी मेहंदी लगाई थी? कहाँ की मेहंदी लगाई थी? सोजत पाली की मेहंदी लगाई थी। और विवाह भी उनका कहाँ हुआ था?
चौथ का बरवाड़ा का किला था। चौथ का बरवाड़ा का है सवाई माधोपुर रणथंभौर पास में एक किला है। तो मेहंदी भी ध्यान रख लेना भाई, मेहंदी सोजत पाली की प्रसिद्ध है, ठीक है। तो कानड़देव चौहान की बात दोस्तों हम करेंगे कल। देखते हैं कानड़देव चौहान की क्या बातें होती है, किस प्रकार की परिस्थितियां बन जाती है कि यहाँ पे भी शाखा करना। बड़ा ही रोचक इनके वीर पुत्र थे आपके बीरमदेव सोनगरा। बीरमदेव सोनगरा और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के बीच में प्रेम हो जाता है, लेकिन वो क्या होता है भाई दोस्तों, एक तरफा प्यार होता है। फिरोजा का तो हो गया, लेकिन बीरमदेव सोनगरा को बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठीक है। तो कल क्या होता है आगे हम इसके बारे में इतिहास पढ़ेंगे, और कल हम शुरू करेंगे अपने कानड़देव सोनगरा का चौहान, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आगे बढ़ाते रहिए, सब्सक्राइब करवाते रहिए और चैनल को आगे से आगे शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।